ब्रह्मांड की गहराइयों में जहां तारे अनंत काल तक चमकते हैं, इस रहस्यमय अंधकार में एक तारा ऐसा भी है जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इसका नाम है KIC 8462852, लेकिन दुनिया इसे टेबीज स्टार के नाम से जानती है। ये तारा जो हमारी पृथ्वी से 1470 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में चमकता हुआ अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से सुर्खियों में बना रहा। इसे देखकर हर कोई हैरान था। आखिर कैसे कोई तारा 22% तक डिम पड़ सकता है और अचानक ही चमकने लगता है। ये सब इतने अनियमित ढंग से होता है कि वैज्ञानिकों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। लेकिन इसमें सबसे रहस्यमय बात थी सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। इस तारे पर न जाने क्यों इतना ध्यान देने लगा। क्या वे इस तारे के बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो हम सब से छिपा रहे हैं? आज हम आपको सेटी की अब तक की सबसे अजीब कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको तारों की दुनिया में ले जाएगी और फिर आपके मन में भी एक ही सवाल होगा, क्या हम वाकई इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? टेबीज स्टार की कहानी 2015 में शुरू हुई जब नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस तारे के बेहद अजीब बिहेवियर को पकड़ा। प्लैनेट हंटर्स प्रोजेक्ट के सिटीजन साइंटिस्ट ने इस तारे की लाइट कर्व में कुछ ऐसा देखा जो किसी भी सामान्य तारे जैसा बिल्कुल भी नहीं था। आमतौर पर जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो वो उसकी रोशनी को 1 या 2% तक कम करता है, और वो भी एक प्रेडिक्टेबल टाइम पीरियड में। लेकिन टेबीज स्टार इसकी रोशनी कभी कभी तो 22% तक कम हो जा रही थी, और वो भी बिना किसी पैटर्न के। ये ऐसा था जैसे कोई विशालकाय चीज इसके सामने से गुजर रही हो। लेकिन वो चीज आखिर क्या थी? ये कुछ ऐसा था जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सिर्फ धूल थी या कुछ ऐसा जो शायद एलियन हो? टेबीज स्टार, जिसे बोयाजियन स्टार या WTF स्टार यानी वेयर इज द फ्लक्स भी कहते हैं, ये एक F टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है जो हमारे सूरज से थोड़ा बड़ा है और गर्म भी। ये सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में 1470 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। बात 2015 की है। एस्ट्रोनॉमर टबैथा बोयाजियन और उनकी टीम ने केपलर के डेटा को एनालाइज करते हुए ये पाया कि इस तारे की रोशनी में अनियमित और असामान्य कमी आ रही है। कुछ डिप्स तो इतने बड़े थे कि वो किसी भी ग्रह के कारण नहीं हो सकते, क्योंकि जुपिटर जैसे जाइंट प्लैनेट्स भी अगर सूरज की रोशनी के आगे आ जाएं, तो वो सिर्फ 1% तक ही उसकी रोशनी को कम कर पाती हैं। तो फिर टेबीज स्टार के आसपास आखिर ऐसा क्या मौजूद है जो उसकी लाइट को इतना डिम कर रहा है? ये उस समय किसी पहेली की तरह बन चुका था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके लिए कई संभावनाएं तलाशी। शायद वो कोई कॉमेट्स का झुंड रहा होगा जो उस तारे के सामने से गुजर रहा था, या शायद वो कोई इंटरस्टेलर डस्ट हो सकती है जो पृथ्वी और तारे के बीच में आ रही थी, या शायद ये तारे का अपना इंटरनल फ्लक्चुएशन था। लेकिन इस पर कोई भी थियरी पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रही थी। और फिर एक ऐसा सुझाव सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या ये कोई एलियन मेगास्ट्रक्चर हो सकता है? एक डायसन स्वार्म, एक विशाल संरचना जो किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा अपने तारे की ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए बनाई गई हो। इस थियरी ने टेबीज स्टार को रातों रात मशहूर बना दिया। लेकिन फिर सेटी के रिएक्शन ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। जब टेबीज स्टार की खबर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में फैली, तो सेटी ने तुरंत अपने एलन टेलीस्कोप एरे को इस तारे की ओर मोड़ दिया। वे ऐसे रेडियो सिग्नल्स की तलाश कर रहे थे जो किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से आ रही हों, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर भी सेटी ने इस तारे पर अपनी नजरें बनाए रखी। 2016 में जब तारे की रोशनी फिर से कम होने लगी, सेटी के वैज्ञानिकों ने और गहराई से इसकी जांच शुरू कर दी। टबैथा बोयाजियन ने एक किक स्टार्ट कैंपेन शुरू किया जिसने $1 लाख से ज्यादा जुटाए ताकि लैस कैम्बेस ऑब्जर्वेटरी ग्लोबल टेलीस्कोप नेटवर्क से इस तारे की लगातार मॉनिटरिंग की जा सके। सेटी की इस तारे में दिलचस्पी को देखकर लोगों के मन में कई सवाल थे। अगर ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टार है तो इस पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्या सेटी को कुछ ऐसा अंदेशा था
जो वो दुनिया को नहीं बता रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि शायद सेटी को कोई सिग्नल मिला था जिसे वे पब्लिक नहीं करना चाहते। अगर ये वाकई कोई एलियन मेगा स्ट्रक्चर था तो ये खोज ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती थी। लेकिन सेटी की खामोशी इस रहस्य को लगातार गहराते जा रही थी। टेबी स्टार की सबसे बड़ी पहेली थी उसकी रोशनी में आने वाले इर्रेगुलर डिप्स। ये डिप्स ना तो नियमित थे और ना ही इनका कोई फिक्स्ड पैटर्न था। ये कभी कभी 22% तक डिम हो जाता तो कभी कभी 0.3% तक ही रह जाता। कभी कभी ये कई दिनों तक डिम रहता और कभी अचानक से चमकने लगता। 2017 में एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि ये डिप्स अलग अलग वेवलेंथ्स में भी अलग अलग थे, अल्ट्रावायलेट में ज्यादा और इंफ्रारेड में कम। इसका मतलब था कि जो भी चीज इस तारे की रोशनी को रोक रही थी वो ओपेक नहीं थी, जैसे कोई प्लेनेट या मेगा स्ट्रक्चर। इसके बजाय ये किसी डस्ट की तरह थी। वैज्ञानिक अब एक कंक्लूजन पर तो पहुंच रहे थे, लेकिन आखिर ये धूल आ कहां से रही थी? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ये सर्कमस्टेलर डस्ट हो सकती है जो तारे के चारों ओर चक्कर लगा रही है। लेकिन इस थियरी में भी कई समस्याएं थीं। तारे के आसपास हाई रेडिएशन प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो किसी भी ऐसी धूल को जल्दी उड़ा देता। तो लगातार इतनी बड़ी मात्रा में धूल आ कहां से रही है और ये धूल आखिर कैसे सस्टेन कर पा रही है? ये इतनी इर्रेगुलर क्यों है? अगर ये इंटरस्टेलर डस्ट थी तो इंफ्रारेड एमिशंस हमें क्यों दिखाई नहीं दिए, जो अक्सर धूल को देखते हुए हमें दिखाई देते हैं? वहीं दूसरे वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि शायद ये कॉमेट्स का झुंड होगा। लेकिन अगर ये कॉमेट से आई धूल थी जो हमने देखी, तो इतने बड़े कॉमेट्स का झुंड आखिर कैसे बना होगा? या फिर ये कोई बड़े रिंग सिस्टम वाला ब्राउन ड्वार्फ होगा जो इस तारे के सामने से निकलता होगा? लेकिन यहाँ पर भी कोई भी थियरी फिट नहीं बैठ रही थी और एलियन मेगास्ट्रक्चर का विचार भले ही अनलाइकली था, लेकिन वो अभी भी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था। जब कोई भी थियरी टेबी स्टार की डिमिंग को पूरी तरह से समझा नहीं सकी, तो एक विचार ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या ये एक एलियन मेगास्ट्रक्चर हो सकता था? सन 1960 में फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने एक सिद्धांत दिया था कि कोई एडवांस सिविलाइजेशन अपने तारे की ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए विशाल संरचनाएं बना सकती है, जैसे सोलर पैनल्स का एक विशालकाय स्वाम जिसे डायसन स्वाम कहते हैं। क्या टेबी स्टार की डिमिंग कहीं ऐसी ही किसी संरचना की वजह से तो नहीं थी? ये विचार इतना रोमांचक था कि सेटी ने इसे गंभीरता से लिया। एस्ट्रोनॉमर जेसन राइट ने 2015 में एक सुझाव दिया कि टेबी स्टार की डिमिंग एक पार्शियली कंस्ट्रक्टेड डायसन स्वार्म की वजह से हो सकती है। सेटी ने रेडियो और ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशंस को और तेज कर दिया। सेटी ने उन नैरो बैंड रेडियो सिग्नल्स की भी तलाश की जो यहाँ पर किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन की मौजूदगी को बता सकते थे, लेकिन कोई भी सिग्नल हाथ नहीं लगा। सेटी का टेबी स्टार पर इतना ध्यान देना अपने आप में एक रहस्य था। आमतौर पर सेटी किसी भी तारे की जांच करता है और अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन टेबी स्टार के साथ ऐसा नहीं हुआ। 2017 और 2018 में जब तारे की डिमिंग फिर से देखी गई, सेटी ने इस पर अपनी नजरें बनाए रखी। उन्होंने ग्रीन बैंक टेलीस्कोप और अन्य ऑब्जर्वेटरीज के साथ इस तारे की निगरानी की, लेकिन हर बार नतीजा वही था। कोई रेडियो सिग्नल नहीं, कोई लेजर पल्स नहीं, कोई सबूत नहीं। लेकिन फिर भी सेटी की ये जिद सवाल उठाती थी। क्या वे कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था? कुछ लोगों ने कहा कि शायद सेटी को कोई सिग्नल मिला था, लेकिन वो इतना अजीब था कि उसे समझना मुश्किल था। शायद वो सिग्नल इतना जटिल था कि हमारी तकनीक उसे डिकोड नहीं कर पाई, या शायद सेटी ने कुछ ऐसा देखा जो इतना परेशान करने वाला था कि उसे दुनिया के सामने लाने से पहले वो उसे पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहते थे। हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई साजिश थी, लेकिन जब एक तारे पर इतना ध्यान दिया जाता है और फिर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तो सवाल अपने आप उठते हैं। क्या वहाँ वाकई कुछ ऐसा है जो शायद हमारी समझ से परे है? टेबी स्टार की कहानी ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ विज्ञान और रहस्य आपस में मिल जाते हैं। अभी तक जो भी हुआ उसने इस तारे के रहस्य को हमेशा के लिए बरकरार रखा।
लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठने वाला था। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने और डेटा इकट्ठा किया, हमारे सामने इस रहस्यमय तारे की तस्वीर एकदम साफ होने लगी। सन 2018 और 19 में टबेथा बॉयजिन और उनकी टीम ने लेस कैम्बर्स ऑब्जर्वेटरी के डेटा को एनालाइज किया। उन्होंने पाया कि डिमिंग अलग अलग वेवलेंथ्स में अलग अलग थी और ये सर्कमस्टेलर डस्ट की ओर इशारा कर रही थी। 2020 तक वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को और पुख्ता कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि ये धूल शायद किसी एस्टेरॉइड या कमेट के टकराव से बनी होगी। शायद एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड टूटकर बारीक टुकड़ों में बदल गया जो अब तारे के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, या शायद कोई एक्सोमून टूटकर इस तारे के चक्कर लगाने लग गया होगा। इंफ्रारेड एमिशंस की कमी भी इस थ्योरी को सपोर्ट करती थी, क्योंकि धूल की मात्रा इतनी कम थी कि वो ज्यादा इंफ्रारेड एमिशंस नहीं छोड़ रही थी। ये सारी खोजें एक बात की ओर इशारा कर रही थीं। टैबी स्टार की डिमिंग का कारण कोई एलियन मेगास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि प्राकृतिक धूल थी। कुछ लोगों का मानना है कि टैबी स्टार की डिमिंग इतनी अनोखी थी कि ये सेटी के लिए एक परफेक्ट टेस्ट केस था। अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन वाकई वहां पर थी तो ये उनकी खोज का सबसे बड़ा मौका होता। लेकिन कुछ लोग आज भी सवाल उठाते हैं कि सेटी को वहां पर कुछ तो मिला था जो वे पब्लिक नहीं करना चाहते। नहीं तो सेटी ने किसी भी तारे में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। हम ये नहीं कह रहे कि सेटी कुछ छिपा रहा है, लेकिन उसकी खामोशी और बार बार की जांचें सवाल उठाती हैं। अगर ये सिर्फ धूल थी तो इतना समय और संसाधन इसके पीछे क्यों लगाए गए? लेकिन ये सवाल बनकर ही रह गए। टैबी स्टार की कहानी सिर्फ एक तारे की डिमिंग की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी जिज्ञासा की कहानी भी है। वो जिज्ञासा जो हमें तारों की ओर देखने पर मजबूर करती है। हम आखिर क्यों खोजते हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्योंकि हम ये समझना चाहते हैं कि हमारा स्थान इस अनंत अंतरिक्ष में कहां पर है। यहाँ मौजूद एक एक कण और एक एक तारे का अपना अलग महत्व है। रात को दूर आसमान में नजर आने वाले वो छोटे चमकीले तारे वास्तव में हमारी पृथ्वी के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अंतरिक्ष में टूटने वाला छोटे से छोटा तारा भी अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से किसी भी प्लेनेट को धूल में बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन क्या हो जब पृथ्वी का सबसे नजदीकी और सबसे विशाल तारा टूट जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती से 650 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद रेड सुपर जायंट स्टार बीटलजूस की। सूर्य से उम्र, आकार और तापमान हर क्षेत्र में बड़ा ये तारा लगातार अपनी तबाही की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर ये तारा फटा तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? तो आइए जानते हैं हमारे अंतरिक्ष के सबसे विशाल और सबसे चमकीले तारों में से एक बीटलजूस स्टार के बारे में, जो आए दिन हमारी धरती के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। बीटलजूस स्टार हमारे अंतरिक्ष का 10वां सबसे चमकदार तारा है, जिसे सूर्य से भी विशाल होने के कारण अल्फा ओराइन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओराइन कॉन्स्टेलेशन के बाएं कंधे पर विराजमान बीटलजूस स्टार हमारे अंतरिक्ष का 10 मिलियन वर्ष पुराना तारा है, जो सूर्य से भी उम्र में लगभग 50 गुना ज्यादा बड़ा है। आज बीटलजूस अंतरिक्ष के सबसे बड़े नॉन स्टार्स में से एक है, जिसका डायमीटर 700 मिलियन माइल्स यानी कि 1.2 बिलियन किलोमीटर से भी अधिक है। अगर बीटलजूस स्टार को सोलर सिस्टम के सेंटर में सूर्य की जगह रख दें तो इसका आउटर सरफेस जुपिटर ग्रह को भी टच कर जाएगा। इससे आप बीटलजूस स्टार की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों से वैज्ञानिकों ने इसकी विशालता में कुछ कमी पाई है। वास्तव में बीटलजूस स्टार की चमकदार रोशनी और विशाल आकार समय के साथ तेजी से बहुत बदल रहा है। बीटलजूस स्टार काफी तेज गति से अपने मास और अपने आउटर लेयर्स को खोता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस लगातार कम हो रही है और ये अधिक लाल होता चला जा रहा है। अंतरिक्ष में इतने सालों से मौजूद होने के कारण अब बीटलजूस के कोर से उसका हाइड्रोजन फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसका हीलियम लगातार कार्बन में बदलता जा रहा है और अब वो अपने जीवन के अंतिम रेड जायंट फेज में मौजूद है। यानी अब बीटलजूस स्टार का अंतिम समय आ चुका है और अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार बीटलजूस स्टार
अपने प्री सुपरनोवा फेज में दाखिल हो चुका है। शायद यही कारण है कि बीटलजूस बीते कुछ सालों से लगातार अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के संकेत दे रहा है। बीटलजूस स्टार के इस भारी परिवर्तन के पीछे वैज्ञानिक इसके जन्म और इसकी विशालता को कारण मानते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो बीटलजूस स्टार का जन्म इसी विशाल आकार के साथ ही हुआ था और आरंभ में ये ब्लू व्हाइट ओ टाइप स्टार हुआ करता था, जिसके अंदर भारी मात्रा में हाइड्रोजन जलता रहता था। अब वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो तारा जितना बड़ा होगा वो उतना ही अधिक चमकता भी है और उतना ही अधिक गर्म भी होता है, लेकिन फिर उतनी ही तेजी से उसका हाइड्रोजन फ्यूल भी खत्म होने लगता है और धीरे धीरे वो तारा रेड जाइंट फॉर्म में परिवर्तित होने लग जाता है। हमारे बीटलजूस स्टार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले मिलियन सालों से लगातार अंतरिक्ष में अपनी ऊर्जा बिखेरने के कारण इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो गया और यही कारण है कि बीटलजूस स्टार अब रेड जाइंट स्टेज में मौजूद है। यही नहीं, जब बीटलजूस ने अपना हाइड्रोजन समाप्त कर लिया और हीलियम जलाना शुरू किया तो इसका एनवलप अपने ओरिजिनल साइज से कहीं ज्यादा फैल गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि बीटलजूस स्टार अपने शुरुआती काल में सूर्य से भी 100 गुना ज्यादा चमकदार और 10 गुना अधिक बड़ा रहा होगा। सूर्य के ल्यूकवार्म 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 5,500 डिग्री सेल्सियस की तुलना में बीटलजूस के सरफेस का टेम्परेचर आश्चर्यजनक रूप से 89,500 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 50,000 डिग्री सेल्सियस तक रहा होगा। लेकिन अब ये तारा उतना गर्म नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि इसका करंट टेम्परेचर 5,800 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 3,300 डिग्री सेल्सियस ही रह गया है, जो कि सूर्य के मुकाबले बहुत ठंडा है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी चमक का कोई तोड़ नहीं है। बीटलजूस स्टार की विशालता और पृथ्वी से इसकी निकटता इसको हमारी धरती के लिए और खास बना देती है। यही कारण है कि आज हबल स्पेस टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप्स के माध्यम से बड़ी आसानी से धरती से बीटलजूस स्टार का अध्ययन किया जा सकता है। अगर आप पृथ्वी के किसी उपकरण की सहायता से बीटलजूस स्टार की ओर देखेंगे तो आपको इसके अंदर सुपर हॉट प्लाज्मा के चिकने गोले की बजाय उबलते हुए गैस के बुलबुले का एक ढेलेदार समूह देखने को मिलेगा। गर्म पदार्थ के वो विशाल ढेर बीटलजूस के ठीक सेंटर से इसकी सतह तक उठते हैं और फिर ठंडे होकर वापस इसके आंतरिक भाग में गायब हो जाते हैं। बीते कुछ सालों से अपने एरेटिक बिहेवियर के कारण बीटलजूस स्टार वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स ने बीटलजूस स्टार के रेगुलर 400 डे साइकिल को ऑब्जर्व किया है, जिसमें उन्होंने ये पाया कि इस साइकिल में बीटलजूस की चमक लगातार घटती बढ़ती रहती है, जो कभी 0.3 के मैग्नीट्यूड तक बढ़ती है, फिर लगभग 0.8 तक कम हो जाती है। लेकिन दिसंबर सन 2019 में वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्व किया कि बीटलजूस स्टार कुछ ज्यादा ही गति से अपनी चमक को खो रहा है और अचानक पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा अधिक धुंधला भी हो गया है। बीटलजूस स्टार के इसी परिवर्तन को बीटलजूस ग्रेट डिमिंग के नाम से जाना गया। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने इसके इंटीरियर पार्ट से मटेरियल्स के हैवी रिमूवल का भी पता लगाया, जिन्होंने बाहर निकलकर एक ऐसा हैवी डस्ट फॉर्म किया जिसने पूरे बीटलजूस स्टार को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। हालांकि अब धूल का वो बादल छंट चुका है और बीटलजूस ने अपनी सामान्य चमक वापस पा ली है। लेकिन ये भी सच है कि अब ये तारा अपने ओल्ड फॉर्म में नहीं रहा। इसके 400 डेज का ब्राइटनेस ऑक्सीलेशन पीरियड हाफ होकर 200 डेज का हो गया है, यानी कि इसके चमक के घटने का पैटर्न अभी भी जारी है। बीटलजूस की इन्हीं हरकतों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जाने लगा कि ये स्टार जल्द ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ खत्म होने वाला है। वास्तव में जब कोई तारा अपनी कोर में सारे हीलियम को कंज्यूम कर लेता है तो उसका रेड जाइंट फॉर्म कार्बन और ऑक्सीजन को नियॉन और मैग्नीशियम में जलाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें सिलिकॉन में बदलता है। लास्ट में उस स्टार का कोर आयरन से भर जाता है, जिसके बाद वो आयरन एटम्स हीलियम न्यूक्लियाई से जुड़ते हैं और इस जुड़ाव से एक भारी एनर्जी का निर्माण होता है। उस स्टार की कोर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और इसी परिवर्तन से स्टार की कोर अपने अंदर से बाहर की ओर ढहना शुरू कर देती है। इस घटना को कोर कोलैप्स सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स इतने चमकीले होते हैं कि वे कुछ देर के लिए पूरी गैलेक्सी को भी मात दे देते हैं। अभी के सेंसिटिव टेलीस्कोप्स के माध्यम से एस्ट्रोनॉमर्स इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को देख सकते हैं,
लेकिन यूनिवर्स के किसी रहस्यमय कोने में होने वाले इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को देख पाना हम साधारण इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है, परंतु बीटलजूस स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन सबसे अलग होगा। हमारी पृथ्वी के निकट होने के कारण इसका एक्सप्लोजन दिन में भी साफ साफ दिखाई देगा। बीटलजूस स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारे आसमान को पूरे 2 महीनों के लिए अपनी रोशनी से एकदम से जगमगा देगा। इस दौरान हमारी पृथ्वी पर इतनी ज्यादा प्रचंड रोशनी होगी कि रात के समय में भी अगर पूरे शहर की बिजली काट दी जाए तो भी अंधेरे का नामो निशान नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन साल 1604 में भी देखने को मिला था, जिसे केपलर सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है, जिसने लगातार 3 हफ्तों तक आसमान को रोशनी से भर दिया था। अब भले ही बीटलजूस स्टार भी अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन के मार्ग पर चल पड़ा है, लेकिन इसके फटने में अभी हजारों सालों का समय बाकी है। ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि बीटलजूस स्टार अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अभी शुरुआती चरण में मौजूद है। अब ये हीलियम फ्यूज कर रहा है, जो लाखों सालों का एक लंबा प्रोसेस है। इसलिए बीटलजूस स्टार के फटने में अभी हजारों लाखों सालों का समय बाकी है, यानी वो अद्भुत नजारा अभी भी हमारी आंखों से हजारों सालों की दूरी पर है। हालांकि बीटलजूस स्टार के कोर में झांककर ये देखना अभी थोड़ा मुश्किल है कि वहां पर हीलियम फ्यूजन की क्या स्थिति बनी हुई है और बीटलजूस कब फटेगा। आपको बता दें कि मिल्की वे का दूसरा रेड जाइंट, जिसे VYCMA के नाम से जाना जाता है, हमारी पृथ्वी से 3900 लाइट ईयर्स की दूरी पर कैनिस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि हमारे बीटलजूस की तुलना में ये एक्सप्लोजन हमारे कुछ ज्यादा ही करीब है, लेकिन पिछले 100 सालों से वो अपनी प्रोसेस की ओर तो बढ़ रहा है और ये एक्सप्लोजन कब होगा ये कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों का मानना है कि VYCMA को आज से 100 साल पहले देखा जा सकता था, लेकिन अपने अधिकतर मटेरियल को खो देने के कारण अब वो केवल इंफ्रारेड में ही नजर आता है। VYCMA अपने ओरिजिनल मास का लगभग 60% हिस्सा खो चुका है, जबकि बीटलजूस के पास उसके इनिशियल मटेरियल का अभी 95% हिस्सा बचा हुआ है। इसलिए कई एस्ट्रोनॉमर्स बीटलजूस स्टार के इस रेड जाइंट फॉर्म को अभी शुरुआती चरण ही मान रहे हैं। बीटलजूस को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही ये विशालकाय तारा सुपरनोवा विस्फोट से खत्म हो सकता है। हाल ही में इसकी चमक में गिरावट भी देखी गई और हम इंतजार करते रहे, लेकिन इस तारे में जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तारा एक रहस्य बनकर रह गया, लेकिन हाल ही में जो खोज हुई वो चमक असल में बीटलजूस के एक साथी तारे की है, यानी एक कंपेनियन स्टार, जिसे खोजने की उम्मीद वैज्ञानिकों ने लगभग छोड़ ही दी थी। ये एक ऐसी खोज है जो न सिर्फ बीटलजूस के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि ब्रह्मांड के उन तारों की कहानी को भी बदल देती है जो हमने आसमान के तारों को देखकर गढ़ी हैं। ओरायन कॉन्स्टेलेशन में चमकने वाला बीटलजूस तारा हमारे रात के आसमान में चमकने वाला 10वां सबसे चमकीला तारा है। ये एक रेड सुपर जाइंट है। इसका आकार इतना विशाल है कि अगर इसे हमारे सूरज की जगह रख दिया जाए तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के ऑर्बिट को भी निगल लेगा। इसका डायमीटर हमारे सूरज से करीब 760 गुना ज्यादा बड़ा है और ये सूरज से 87,000 गुना ज्यादा चमकदार है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये हमारे सौरमंडल में होता तो हमें कितना ज्यादा रेडिएशन झेलना पड़ता। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसका आकार और चमक नहीं है, बल्कि बीटलजूस एक वेरिएबल स्टार है, जिसका मतलब है कि इसकी चमक समय समय पर बदलती रहती है। ये बदलाव सदियों से हमारे वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली बने हुए थे। 2019 का ग्रेट डिमिंग इवेंट। लेकिन फिर सन 2019 में बीटलजूस ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर खींच लिया। इसकी चमक अचानक ही 30% तक कम हो गई। इसे ग्रेट डिमिंग इवेंट कहा गया। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद बीटलजूस अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है और जल्द ही ये सुपरनोवा बनकर फट जाएगा। एक सुपरनोवा इतना चमकदार होता है कि ये महीनों तक हमारे आसमान में रात को आधे चांद के जितना चमक सकता है। हमने इंतजार किया और शायद पहली बार हम किसी तारे को मरता हुआ देखने वाले थे, लेकिन 2019 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न 2020 में और न ही 2021 में।
धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इसके सुपरनोवा बनने की थियरी से अपना ध्यान हटाकर इसको और डीप स्टडी करने पर लगाया, तो उन्हें पता चला कि ये डिमिंग एक बड़े धूल के बादल की वजह से हुई होगी और शायद ये बादल बीटलजूस की सतह से ही निकला होगा। इस धूल के बादल ने इस तारे की रोशनी को कुछ समय के लिए रोक दिया था। नासा की तस्वीरों ने दिखाया कि ये एक तरह का स्टेलर बर्ब था, यानी तारे ने गैस और धूल का एक बड़ा हिस्सा बाहर फेंका जो बाद में ठंडा होकर रोशनी को रोकने वाला बादल बन गया। लेकिन ये खोज तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दे रही थी, 2019 की द ग्रेट डिमिंग का। बीटलजूस की चमक में एक और लंबा 6 साल का बड़ा साइकिल था जो वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। ये साइकिल तारे के अंदरूनी पल्सेशन के जरिए नहीं समझाया जा सकता था। तो आखिर क्या था इस रहस्य के पीछे का कारण? इसके लिए उस समय हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन जुलाई सन 2025 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने बीटलजूस के इस रहस्य को लगभग सुलझा दिया है। जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप पर लगे एलोपेके नामक एक खास इंस्ट्रूमेंट की मदद से वैज्ञानिकों ने बीटलजूस के बेहद डिम यानी मंद मंद चमकते हुए एक साथी तारे को देखा जिसे सिवारा नाम दिया गया। बीटलजूस के नाम का मतलब समझा जाए तो अरबी में इसका मतलब होता है अल जौजा की बाह या शोल्डर ऑफ द जायंट। तो वहीं इस नए खोजे गए साथी का नाम सिवारा है जिसका मतलब होता है उसका ब्रेसलेट या कंगन। ये नाम इस तारे के लिए बिल्कुल सटीक है क्योंकि ये बीटलजूस के चारों ओर एक कंगन की तरह चक्कर लगा रहा है। सिवारा बीटलजूस से 6 मैग्नीट्यूड कम चमकदार है। इसका मतलब है कि ये बीटलजूस से लाखों गुना डिम है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका मास हमारे सूरज से लगभग 1.5 गुना से 1.6 गुना तक है। ये एक प्री मेन सीक्वेंस तारा है, यानी ये अभी तक हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू नहीं कर पाया है। इसे एक स्टेलर बेबी भी कह सकते हैं जो अभी पूरी तरह से तारा बनने की प्रोसेस में शुरुआती स्टेज पर है। जब ये हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू करेगा तो ये एक एफ टाइप तारा बनेगा जो सूरज से ज्यादा चमकदार और भारी होगा। सिवारा की सबसे हैरान करने वाली बात है इसका अजीब सा ऑर्बिट। ये बीटलजूस तारे से सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर चक्कर लगाता है। ये दूरी हमारी धरती और सूरज के बीच की दूरी से 4 गुना है, लेकिन जुपिटर से फिर भी कम है। हमने बीटलजूस के आकार के बारे में पहले ही बात की है। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में होता तो ये मार्स तक फैला होता। तो आप इसके विशाल आउटर एटमॉस्फेयर के बारे में तो सोच ही सकते हैं कि ये कितनी दूर तक फैला होगा। दरअसल इसका साथी सिवारा बीटलजूस के वातावरण के अंदर ही चक्कर लगा रहा है। ये एक ऐसी अजीब सी चीज है जो वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखी थी। हर 6 साल में सिवारा बीटलजूस के करीब से गुजरता है तो ये तारे के बाहरी वातावरण को पूरी तरह से हिला देता है। ये वहां पर उथल पुथल पैदा कर देता है जिससे गैस और धूल बाहर निकलती है जो कभी कभी रोशनी को रोक देती है। और यही वजह थी 2019 के द ग्रेट डिमिंग इवेंट की। सिवारा के इस ऑर्बिट की वजह से बीटलजूस की चमक में 6 साल का साइकिल देखा जाता है। ये खोज न सिर्फ बीटलजूस के बिहेवियर को समझाती है बल्कि ये भी बताती है कि ऐसे रेड सुपर जायंट तारे अपने साथी तारों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। सिवारा को खोजना आसान नहीं था। बीटलजूस की चमक इतनी तेज है कि इसके पास किसी भी डिम स्टार को देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप जरा इमेजिन ही करके देखो, ये स्टार हमारे सूरज से 87,000 गुना ज्यादा चमकदार है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स भी बीटलजूस के इस साथी तारे को नहीं देख पाए। लेकिन नासा के एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट स्टीव हॉवेल और उनकी टीम ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे स्पेकल इमेजिंग कहते हैं। स्पेकल इमेजिंग में टेलीस्कोप बहुत कम समय के लिए यानी सिर्फ कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए तस्वीरें लेता है ताकि पृथ्वी के वातावरण से होने वाली रुकावटों को बाईपास किया जा सके। जेमिनी नॉर्थ के 8.1 मीटर के जायंट मिरर और एलोपेके इंस्ट्रूमेंट की मदद से वैज्ञानिकों ने हजारों ऐसी तस्वीरें ली और उन्हें एक खास एल्गोरिदम से जोड़ा। इससे बीटलजूस की तीव्र चमक को हटाकर सिवारा की हल्की सी चमक को देखा जा सका। ये तस्वीर 9 दिसंबर सन 2024 को ली गई थी, ठीक उसी समय जब पिछली स्टडीज ने ये प्रिडिक्ट किया था
कि सिवारा अपने सबसे फारदेस्ट पॉइंट पर मिल सकता है। हालांकि इस खोज का कॉन्फिडेंस लेवल अभी 1.5 सिग्मा है। वैज्ञानिकों को आमतौर पर 5 सिग्मा की जरूरत होती है ताकि खोज को पूरी तरह से पक्का मान लिया जाए। हालांकि सिवारा का स्थान और समय पिछली स्टडीज के प्रेडिक्शन से मेल खाता है, इसलिए वैज्ञानिक इसे लगभग पक्का मान रहे हैं। फिलहाल बीटलजूस एक रेड सुपर जायंट स्टार है। इसमें कोई शक नहीं कि यह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। ये सिर्फ 10 मिलियन साल पुराना है, लेकिन इसका इतना ज्यादा मास इसे तेजी से अपने न्यूक्लियर फ्यूल को जलाने के लिए मजबूर करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह अगले 1 मिलियन साल में सुपरनोवा बनकर फट जाएगा। लेकिन सिवारा का भविष्य शायद अभी और भी नाटकीय मोड़ लेगा। सिवारा इसके इतने करीब है कि बीटलजूस का ग्रेविटेशनल पुल इसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। अनुमान है कि अगले 10,000 साल में सिवारा या तो बीटलजूस में समा जाएगा, या अगर बीटलजूस उससे पहले सुपरनोवा बन गया तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये एक अजीब सी जोड़ी है, एक तारा जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, तो वहीं दूसरा तारा जो अभी जन्म ले रहा है, लेकिन समय दोनों के पास नहीं है। इसके अलावा सिवारा और बीटलजूस के बीच ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस बीटलजूस के रोटेशन और मास लॉस को भी प्रभावित करती हैं। ये हमें समझने में मदद करता है कि बीटलजूस आखिर इतनी तेजी से क्यों घूमता है और इसका बाहरी वातावरण इतना अनस्टेबल क्यों है। इस कॉम्पेनियन स्टार सिवारा की खोज वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करेगी कि क्या बीटलजूस जैसे अन्य तारों के पास भी ऐसे ही साथी तारे होते हैं। ये खोज स्पेक्ट्रोस्कोपिक बाइनरीज यानी ऐसे तारों की जोड़ी जो इतने करीब हैं कि उन्हें अलग अलग देखना मुश्किल है, उनको भी समझने में मदद कर सकती है। वैज्ञानिकों को सिवारा को और बेहतर तरीके से देखने का अगला मौका नवंबर सन 2027 में मिलेगा, जब ये बीटलजूस से सबसे दूर मौजूद होगा। तब जेमिनी नॉर्थ और एलोपे के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके फिर से हम इस तारे की जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये न सिर्फ सिवारा की पुष्टि करेगा, बल्कि हमें इसके मास, टेम्परेचर और इसके ऑर्बिट के बारे में भी और जानने में मदद करेगा। बीटलजूस हमेशा से एस्ट्रोनॉमर्स और आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका लाल रंग, विशाल आकार और ओराइन कॉन्स्टलेशन में इसकी जगह इसे आसमान का एक चमकता हुआ रत्न बनाती है। लेकिन सिवारा की खोज ने इसकी कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। एक विशालकाय तारा और उसका छोटा सा साथी एक दूसरे के साथ एक कॉस्मिक डांस कर रहे हैं, और ये डांस न सिर्फ बीटलजूस के रहस्यों को सुलझा रहा है, बल्कि हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका भी दे रहा है। और नेचर हमें खुद मौके देता है उसे समझने और जानने के। 14 जुलाई सन 1969 अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। पूरी दुनिया सांसें रोककर इस ऐतिहासिक नजारे को देख रही थी। इंसान पहली बार चांद पर थे, लेकिन तभी बज एल्ड्रिन अपने हेलमेट के वाइजर में कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। वो अपने साथी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, नील, ये आसमान इतना काला क्यों है? तारे कहाँ गए? ये एक छोटा सा पल था, एक रिकॉर्डिंग में कैद, लेकिन इसने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो आज भी लोगों के दिमाग में घूमता है। क्या वो तारे सच में गायब हो गए थे? क्या चांद पर कोई रहस्यमय घटना घटी थी, या फिर ये एक सबसे बड़े झूठ का हिस्सा था जो हमसे छुपाया जा रहा है? दोस्तों, आज का हमारा ये सफर होगा अंतरिक्ष के सबसे बड़े, सबसे दिलचस्प और सबसे गहरे राज को जानने का। हमारा ये सफर सिर्फ जवाब देने वाला नहीं है, बल्कि आपके दिल में नए सवालों को भी जगाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी अंतरिक्ष के अंधेरे से शुरू होती है और इस कायनात की रोशनी तक जाती है। तो शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो बज एल्ड्रिन ने पूछा, तारे कहाँ गए? ये सवाल सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट का सवाल नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने दुनिया भर में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जब हम रॉकेट लॉन्चेस के वीडियोस देखते हैं, जैसे स्पेसएक्स का फॉल्कन 9, नासा का सैटर्न वी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई तस्वीरों को जब हम गौर से देखते हैं, तब हर जगह सिर्फ एक ही चीज दिखती है। बैकग्राउंड में सिर्फ काला अंधेरा, ना कोई सितारा, ना कोई चमक,
बस एक खालीपन से भरा हुआ अनंत ब्रह्मांड। जरा सोच कर देखो, जब हम जमीन से रात को आसमान देखते हैं तो लाखों सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं अंतरिक्ष में जहां कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई बादल नहीं, तो फिर वहां तारे क्यों गायब हो जाते हैं? ये बात दिल में एक खौफनाक सा शक जरूर पैदा करती है। क्या ये सब नकली है? क्या नासा या दूसरी स्पेस एजेंसीज हमसे कुछ छिपा रही हैं? लेकिन दोस्तों, इतनी जल्दी फैसला मत करना। आज हम इस राज के हर कोने को खोलेंगे, कैमरा के साइंस से लेकर एस्ट्रोनॉट के खुद के अनुभव तक, और फिर अंतरिक्ष के उस अंधेरे तक, शायद जहां कुछ छिपा हुआ है। ये एक लंबी कहानी होने वाली है। चलो वक्त के दरवाजे खोलते हैं और पहुंचते हैं 7 फरवरी सन 1984 में। स्पेस शटल चैलेंजर अंतरिक्ष में है। 5 एस्ट्रोनॉट एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। ये था पहला अनटेथर्ड स्पेस वॉक, मतलब बिना किसी रोप के अंतरिक्ष में चलना, स्पेस स्टेशन से बिना किसी सुरक्षित रूप से बंधे हुए। एस्ट्रोनॉट ब्रूस मैकेंडलेस अपने खास स्पेस सूट में तैयार हैं और वो शटल के कार्गो बे में कदम रखते हैं। उनके मुंह से निकलते हैं ये शब्द। नील के लिए ये एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ी छलांग है। ये पल अंतरिक्ष के इतिहास में एक मिसाल बन गया। पायलट रॉबर्ट गिब्सन अपने हैसेलबल्ड कैमरा से एक तस्वीर खींचते हैं, मैकेंडलेस अंतरिक्ष में आजाद टहलते हुए, एक साइंस फिक्शन फिल्म के हीरो के जैसे। ये है वो तस्वीर जो आज भी हर किसी के दिलों में बसी हुई है। लेकिन जरा रुकिए, इसमें एक ट्विस्ट है। तस्वीर के बैकग्राउंड में कोई तारे नहीं है, सिर्फ काला अंधेरा। अब ये सवाल और भी गहरा जाता है, क्या अंतरिक्ष में तारे सच में नहीं होते? एस्ट्रोनॉट्स खुद कहते हैं कि ऑर्बिट में अंतरिक्ष एक गहरे काले रंग को ओढ़े होता है, जैसे कोई पुराना साया उन्हें घूर रहा हो। लेकिन एक बात और है, मैकेंडलेस ने बाद में बताया कि जब वो स्पेस वॉक कर रहे थे तो उन्हें अपने वाइजर में सूरज की रोशनी की वजह से दूर दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, और तारे तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो साइंस का कोई अनोखा नियम है? चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। आज इस राज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कैमरा के साइंस को समझना होगा। आखिर कैमरास कैसे काम करते हैं? इसका सबसे बड़ा राज है शटर स्पीड। ये एक तरह का दरवाजा होता है जो खुलता है और बंद होता है। जब ये दरवाजा ज्यादा देर तक खुला रहे तो बाहर से ज्यादा रोशनी कैमरे में दाखिल हो जाती है और वो तस्वीर चमकदार बनती है। जैसे रात को हम बल्ब की तस्वीर लेते हैं, लेकिन अगर ये जल्दी से बंद हो जाए तो रोशनी कम आती है और तस्वीर थोड़ी अंधेरी बनती है, जैसे दिन में कोई हल्की सी छाया होती है। ये एक बैलेंस का खेल है और अंतरिक्ष में ये बैलेंस बिल्कुल अलग है। अंतरिक्ष में क्या होता है, वहाँ एस्ट्रोनॉट, स्पेसक्राफ्ट या चांद की जमीन, ये सब सूरज की तेज रोशनी से चमक रहे होते हैं। सूरज वहाँ इतना पावरफुल है कि जमीन पर होने वाली रोशनी से 10 गुना ज्यादा तेज होता है, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो रोशनी को फिल्टर और एब्जॉर्ब कर पाए। अब अगर कैमरा का शटर ज्यादा देर तक खुला रहेगा तो ये उजले ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्ट्रोनॉट का सूट या चांद की जमीन एक सफेद धब्बे से नजर आती हैं। इसीलिए एक परफेक्ट फोटो खींचने के लिए कैमरा अपनी रोशनी को कम करता है, और रोशनी को कम करने के लिए कैमरा शटर को तेजी से बंद कर देता है, और इस चक्कर में बैकग्राउंड में जो तारे हैं जो पहले से ही हल्के हल्के चमकते हैं, वो फोटो से बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। यहाँ सीधी सी बात यह है, या तो फोरग्राउंड साफ दिखेगा या बैकग्राउंड, दोनों को साथ में कैप्चर करना नामुमकिन है। आप इसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे दिन में आप अपने फोन से सूरज की तस्वीर खींचोगे तो आसपास का आसमान काला दिखाई देगा। आप दोनों को एक साथ तस्वीर में कैप्चर नहीं कर सकते। ऐसे ही अंतरिक्ष में चाहे कितने ही तारे क्यों न हो, अगर हम अंतरिक्ष में किसी चीज पर फोकस करके कोई तस्वीर लेते हैं तो तारे जो बैकग्राउंड में है, जो पहले से ही बहुत कम चमक रहे हैं, वो तस्वीर से बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में रोशनी का फर्क और भी ज्यादा है। तो अंतरिक्ष में तारे ना दिखना या चांद पर ली गई फोटोज में किसी में भी तारे का ना होना कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि ये तो कैमरे का एक नियम है, और इस नियम से अनजान लोग इन कॉन्स्पिरेसीज का शिकार हो जाते हैं। अब एक और सवाल उठता है,
अगर कैमरास तारे नहीं देख सकता तो क्या एस्ट्रोनॉट्स भी उन्हें नहीं देख पाते? ये सवाल दिल को छू जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अंतरिक्ष में तो तारे दिखने चाहिए। अगर कैमरा नहीं देख सकता तो अंतरिक्ष यात्री तो देख ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ ना कोई पॉल्यूशन है, न धुंध है और ना ही कोई शहरी रोशनी है। लेकिन चलो एक एस्ट्रोनॉट की जबानी सुनते हैं। अपोलो मिशन के लोग जैसे कि बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस और आईएसएस पर काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि जब वो अंतरिक्ष में होते हैं तो आसमान एक गहरा काला समुद्र के जैसा दिखाई देता है, कोई तारे नहीं। ये सुनकर हैरानी तो होती है, लेकिन तो क्या वहां पर तारे सच में नहीं होते? तो यहाँ पर बात आती है हमारी आंखों की। हमारी आंखें भी एक कैमरा की तरह काम करती हैं। आंखों की प्यूपिल यानी कि पुतली भी कैमरे की तरह रोशनी के हिसाब से एडजस्ट होती है। जब हम तेज रोशनी में होते हैं, जैसे कि दिन में सूरज के सामने, तो प्यूपिल छोटी हो जाती है ताकि आंखों में एक लिमिट से ज्यादा रोशनी ना जाए और आंखों को कोई नुकसान न हो। अंतरिक्ष में भी यही होता है। चांद पर खड़े एस्ट्रोनॉट्स के सामने चांद की सतह सूरज की रोशनी से चमक उठती है। स्पेसक्राफ्ट का मेटल भी चमक उठता है और ये रोशनी इतनी तेज होती है कि आंखें अपनी पुतलियों को एडजस्ट करती हैं, जिससे कम रोशनी एस्ट्रोनॉट्स की आंखों में जाती है और हल्के तारे वहीं पर गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प ट्विस्ट है। अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि जब वो ल्यूनर लैंडर के साए में खड़े होते थे तो वहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी, तो उनकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में एडजस्ट हो जाती थी और तब उन्हें आसमान में तारे दिखाई देते थे। एक एस्ट्रोनॉट ने कहा, वो पल जैसे किसी और दुनिया का था। एक तरफ रोशनी का समंदर था और दूसरी तरफ साए में छुपी हुई कायनात। तो सोचो, अंतरिक्ष में तारे तो हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए हमें अंधेरा चाहिए। ये एक ऐसा सच था जो शायद जमीन पर रहकर हम कभी न समझ पाते। नासा के आर्टेमिस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा, एक ऐसी जगह पर जहां पहले कोई नहीं गया। ये इलाका काफी अलग है। यहाँ सूरज की रोशनी सीधे नहीं पड़ती और इसलिए ये ज्यादातर अंधेरे से घिरा रहता है। तो क्या वहां पर तारे दिखाई देंगे? ये सवाल दिल में एक नई उम्मीद तो जगाता है। क्या हमें वो नजारा मिलेगा जो अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स को नसीब नहीं हुआ था? वैज्ञानिकों का कहना है कि साउथ पोल पर भी सूरज की रोशनी और चांद की चमक दिन में इतनी तेज होगी कि तारों को देखना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि चांद की सरफेस सूरज की रोशनी का 80% रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर एक और मजेदार बात यह है कि साउथ पोल पर काफी गहरे क्रेटर्स हैं, जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाती। अगर एस्ट्रोनॉट्स इन क्रेटर्स में रुकेंगे और वहाँ कुछ देर अंधेरे में रहेंगे तो उनकी आंखें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी और वहाँ पर वो एक ऐसा आसमान देखेंगे जैसा हम जमीन से कभी नहीं देख सकते। लाखों तारे एक साथ चमकते हुए बिना किसी रोशनी की रुकावट के। ये एक अनोखा मौका होगा, क्योंकि जमीन से हमें एटमॉस्फेयर के कारण तारे थोड़े ब्लर भी दिखाई देते हैं और एटमॉस्फेयर की वजह से टिमटिमाते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन वहां पर अंतरिक्ष में हर तारा क्रिस्टल क्लियर होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नजारा हमें दिखाएगा कि हमारी कायनात कितनी विशाल और खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों, ये भी मत सोचना कि अंतरिक्ष में तारे कभी कैप्चर ही नहीं हुए। एस्ट्रोनॉट डॉन पैटेट ने आईएसएस से कुछ ऐसी तस्वीरें खींची हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। उन्होंने लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया, मतलब कैमरा का शटर 30 सेकंड या उससे भी ज्यादा देर तक खुला रखा। इस तरह रोशनी धीरे धीरे कलेक्ट होती है और तस्वीर में सारे तारे साफ साफ दिखाई देते हैं, जो कोई भी नॉर्मल कैमराज मिस कर देता है। एक तस्वीर में तो उन्होंने स्टार ट्रेल्स भी कैप्चर किए, जैसे तारे आईएसएस के साथ एक लंबी चमकीली लकीर बनाते हुए। ये तस्वीर इतनी खूबसूरत है कि लगता है कि जैसे पूरी कायनात एक छोटे से फ्रेम में समेट दी गई हो। ये बताता है कि तारे वहां पर हैं, वो हमेशा से थे, बस उन्हें पकड़ने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए। एक और बात, आईएसएस पर एक खास विंडो है, कुपोला, जहां से एस्ट्रोनॉट्स रात के तारे देख सकते हैं जब स्टेशन जमीन की साई में होता है। तो जब अगली बार कोई कहे कि अंतरिक्ष में तारे नहीं हैं, तो उन्हें ये तस्वीर दिखा देना। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं तारे नहीं दिखते, मतलब ये सब झूठ है और स्पेस मिशंस भी फेक हैं। ये बात दिल में शक पैदा करती है और ये शक तब और बढ़ जाता है
जब लोग कहते हैं कि चांद पर लैंडिंग कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। ना तो तारे छुपाए गए, ना मिशंस झूठ थे। ये सब कैमरा के लेंस और आंखों की साइंस का खेल है। जरा सोच के देखो, अगर नासा को कॉन्स्पिरेसी करनी ही होती तो क्या वो थोड़ी सी एडिटिंग से तारे नहीं डाल देते? लेकिन उन्होंने वही दिखाया जो सच था, और इस सच को समझने के लिए हमें साइंस की जरूरत है। एक और बात, अपोलो मिशंस के वक्त लोगों ने ये भी कहा था कि शैडोज गलत दिखाई देते हैं, लेकिन उसे भी साइंस ने समझा दिया। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए शैडोज वहां पर शार्प होते हैं। तो अगली बार जब कोई ये थियरी सुनाए तो उसे ये पूरी कहानी सुना देना और कहना कि राज छुपाने में नहीं बल्कि समझने में है, और उसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो दोस्तों, ये था अंतरिक्ष का वो राज जो शुरू हुआ बज एल्ड्रिन के एक छोटे से सवाल से और खत्म हुआ एक बेहद खूबसूरत सच के साथ। ये कहानी सिर्फ तारों के गायब होने की नहीं है, बल्कि हमें ये समझाती है कि कायनात के नियम कितने अनोखे हो सकते हैं। अगली बार जब आप रात को आसमान की तरफ देखें तो एक बार उन चमकते तारों को गौर से जरूर निहारिएगा। वो वहां पर हैं, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अंतरिक्ष में उनका ना दिखना कोई छुपाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सच है जो हमें साइंस के जरिए इस ब्रह्मांड के और करीब लाता है। दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।